जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्टिव में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी अपडेट किया गया लगभग 9,970 पोस्टों के लिए आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 12 अप्रैल 2025 को देख लेंगे। आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रही है, इस वीडियो के अंतर्गत देख लेंगे। बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जो भी आपके फॉर्म फिल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो देख लेंगे यहाँ पर शॉर्ट में। तो आपके लिए पोर्टल चालू कर दिया गया 12 अप्रैल 2025 से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके। क्लोजिंग डेट है इसका आपका 11 मई 2025 और उसके बाद में लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन से फीस पेमेंट फॉर दी सबमिटेड जो एप्लीकेशन है 13 मई 2025 है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर लिखा गया है डेट ऑफ जैसे मॉडिफिकेशन आप फॉर्म पर कोई मिस्टेक करते हैं तो करेक्शन आप करेंगे 14 मई से लेकर 23 मई 2025 तक। ये चीज़ देख लिया। अगर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि आपका जैसे एज लिमिट से रिलेटेड है, मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 साल है। 1 जुलाई 2025 के अंतर्गत आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 साल है। ठीक है, ये चीज़ देख ली। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर हम नज़र देखेंगे क्या चीज़ें हैं ताकि वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे विजन की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया क्या चीज़ कही गई विजन संबंधी, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट है तो इसके लिए जो फिजिकल फिटनेस यहाँ पर इसके अंतर्गत बोले तो जैसे यहाँ पर डिस्टेंट जो विजन कहा गया 6/6 और 6/6 विदाउट ग्लासेस विथ जो फॉगिंग है टेस्ट इसके अंतर्गत मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D के अंतर्गत। तो उसके बाद में जो नियर विजन है सब जिसके अंतर्गत लिखा है 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है मस्ट पास जो टेस्ट होगा फिर आपका जो कलर विजन संबंधी होगा, बाइनोकुलर से विजन जो आपका दूरबीन होता है और फील्ड ऑफ जो विजन होता है मैदान के अंतर्गत और नाइट विजन से उसके बाद में सोपीक जो विजन होता है इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। ये चीज़ देख ली और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वही सिटीजनशिप की बात कही गई है, बस एज लिमिट का देख लो, मैंने पहले प्रोवाइड किया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का और एक्सेस सर्विसमैन कैटेगरी में जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएगा तो 3 साल सर्विस के बाद में। ठीक है ना। ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत में 6 ईयर्स का और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 ईयर्स का। फिर उसके बाद में जैसे फोर्थ पॉइंट है जिसने मिनिमम 3 साल जॉब कर लिया ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट में रेलवे डिपार्टमेंटल में, उनके लिए अगर वो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो 40 साल एज है। और उसके बाद वो ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत 43rd और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 45 ईयर्स इसके अंतर्गत होना है। 5 नंबर की बात करेंगे तो ये उसके बाद में कहा गया जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इसके अंतर्गत में इंक्लूड है रेलवे डिपार्टमेंटल इनके अंतर्गत में तो इनमें है 5 ईयर्स इसकी अपडेट है। तो इसके बाद 6 नंबर का जो पॉइंट है फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडोज डाइवोर्स जो वोमेन है और जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रिमैरिड, उसने वापस शादी नहीं की है, वो कैटेगरी में ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए एनसीएल के लिए 38 ईयर्स और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं एससी और एसटी के लिए 40 ईयर्स यहाँ पर मांगा गया इस कैटेगरी में। 4 और 8 पॉइंट में देख लो जो इसमें है यहाँ पर अप्रेंटिस एक्ट है, अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से चला जाएगा। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट हु 8वें नंबर का जो पॉइंट है, ठीक है, कैंडिडेट्स हु बिकम्स कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत 38 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 ईयर्स हो जाता है। ये चीज़ देख ली। फिर उसके बाद में एज लिमिट की बात करेंगे तो वैसे तो मैंने प्रोवाइड किया कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए। तो जैसे अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2/7/1995 से लेकर 1/7/2007 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए। ओबीसी एनसीएल के लिए नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत तो 2/7/1992 से लेकर 1/7/2007 के बीच में और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 2/7/1990 से लेकर 1/7/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये इसेंशियल और इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बाद में प्रोवाइड करूँगा लास्ट में। यहाँ पर है जैसे कि बात करेंगे तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म फीस है और अगर बात करेंगे तो अदर आ जाता है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्सेस सर्विसमैन फीमेल और ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा जो आता है तो इसमें 250 रुपये फॉर्म फीस है। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जहाँ 500 रुपये फॉर्म फीस है, जब आप CBT फर्स्ट एग्जाम देंगे तो उसके बाद में आपका 400 रुपये रिटर्न होगा। और यहाँ पर जब आप CBT एग्जाम देंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल एक्सेस सर्विसमैन जहाँ पर 250 रुपये फॉर्म फीस है तो उसके बाद में आपके 250 रुपये रिटर्न हो जाएगा। CBT टेस्ट देने के बाद ही रिटर्न होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, अभी तो पुराने जो एग्जाम दी थी उनका भी रिटर्न नहीं हुआ है। अगर जिसका भी रिटर्न हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है ना। इसमें कहा था कि स्टेप टू स्टेप रिटर्न होगा करके, जैसे पहले दिव्यांग कैटेगरी या फिर उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल था, फिर लास्ट में जनरल ऐसे करके सिस्टम के लिए, क्योंकि प्रेस नोट था एक। आगे देखते हैं उसके बाद में आगे क्या चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रही है। वही ये क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया उससे रिलेटेड कहा गया। देखिए कितने स्टेपों में आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले CBT फर्स्ट स्टेज में CBT फर्स्ट, फिर उसके बाद में CBT सेकंड, फिर उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DD जिसको कहा जाता है, फिर उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन अभी होगा। ठीक है, इसी ध्यान रखना 5 स्टेपों में होना है। अगर फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो आपका जो CBT एग्जाम होना है जिसमें क्या होगा सिलेबस देख लेते हैं।
60 मिनट का होगा, 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1/3 मार्क्स निगेटिव मार्किंग होगी। और उसके बाद में अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, शेड्यूल कास्ट के लिए 30, शेड्यूल ट्राइब के लिए 25% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है। इसमें अगर सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, मैथमेटिक्स से हो गया, मेंटल एबिलिटीज़ और जनरल साइंस, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस से आपसे पूछा जाना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में सेकेंड जो स्टेप है जिसके अंतर्गत आपके लिए क्या होगा, 2 घंटे 30 मिनट का एवरेज का इसके अंतर्गत टाइम मिलने वाला है। यहाँ पर लिखा गया यहाँ पर 175 क्वेश्चन है, जिसमें क्या होगा आपका कि पार्ट ए के अंतर्गत पे 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी के अंतर्गत पे 60 मिनट होगा, 75 क्वेश्चन, 1/3 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगा। वही मिनिमम मार्क्स से कितने परसेंट लेके आना है, जो CBT फर्स्ट है वही यहाँ पर दिया गया है। बस सिलेबस बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर सिलेबस के अंतर्गत पे क्या क्या चीज़ है, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपके लिए पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। जैसे कि यहाँ पर जो है ना, देखिए क्वालिफिकेशन संबंधी जो चीज़ है, तो जो इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग से एंड जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल से जो इंजीनियरिंग है, तो इसके अंतर्गत पर जैसे ट्रेड से रिलेटेड जो चीज़ कहा गया है, जो जैसे यहाँ पर है इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो मैकेनिक्स हो गया, और वायरमैन हो गया, और आर्मेचर से एंड कॉल जो विंडर है, उसके बाद रेफ्रिजरेशन से एंड एयर कंडीशनिंग से मैकेनिक इंक्लूड होगा। सेकेंड है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिक, और उसके बाद में मैकेनिक्स से हो गया रेडियो एंड टीवी से रिलेटेड। थर्ड की बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे यहाँ पर फीटर हो गया, मैकेनिक्स हो गया, मोटर मैकेनिक्स और ट्रैक्टर मैकेनिक के अंतर्गत पे, और मैकेनिक्स डीजल्स टर्नर हो गया। उसके बाद में मैकेनिक्स जो मशीनिस्ट के अंतर्गत पे, और रेफ्रिजरेशन से एंड एयर कंडीशनिंग्स मैकेनिक्स, और उसके बाद में जो हीट इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे होता है, और मल राइटिंग के अंतर्गत पे आता है, मिल राइटिंग जो आता है। उसके बाद में मेंटेनेंस मैकेनिक्स के अंतर्गत पे है। फिर फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस जो स्ट्रीम ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पे मैकेनिक्स हो गया, मोटर व्हीकल्स के अंतर्गत पे, और ट्रैक्टर मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स डीजल से हो गया, हीट इंजीनियरिंग और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से मैकेनिक्स यहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है ना। डिपार्टमेंट जो ट्रेड्स हो गया, सब्जेक्ट जो चूज हो गए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाउस टू अप्लाई की बात करेंगे तो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रेलवे के जो 18 जोन है, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, अहमदाबाद, बिलासपुर, और उसके बाद में गुवाहाटी, मुंबई और रांची, उसके बाद में अजमेर, चंडीगढ़ और जम्मू एंड श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, और उसके बाद में सिकंदराबाद, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पटना और सिलीगुड़ी और भुवनेश्वर और गोरखपुर, और उसके बाद में मालदा और प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम। जो रेलवे की 18 जोन है यहाँ से फिल कीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि रेलवे का ये जोन कहाँ पर स्थित है, इसलिए आपको याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया। इनके लिए क्या कहा गया अब यहाँ पे क्लियर समझ लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया मैट्रिकुलेशन, मतलब 12th पास हो गया, इसके अंतर्गत 10th + 2 जो चीज़ें होती हैं, और SSCL हो गया, SSCL प्लस हो गया ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। और जैसे कि मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी ऐसे होता है, तो वैसे तो 10th पास ये चीज़ मांगा गया है इसमें। मैट्रिकुलेशन प्लस इसके अंतर्गत SSCL हो गया प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT और क्या गया SCVT इन दी ट्रेड्स, और जो यहाँ पर है फीटर इलेक्ट्रिशियंस ITI के अंतर्गत में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के अंतर्गत में मल राइटिंग हो गया, और उसके बाद की बात करेंगे तो मेंटेनेंस हो गया, मैकेनिक्स हो गया, और मैकेनिक्स और रेडियो एंड टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स मोटर्स व्हीकल्स, और वायरमैन के अंतर्गत पे ट्रैक्टर मैकेनिक्स और आर्मेचर्स, उसके बाद में कॉयल विंडर जो होगा, और मैकेनिक्स जो डीजल है यहाँ पर, और उसके बाद की बात की गई है हीट जो इंजीनियरिंग है, उसके बाद में टर्नर, और उसके बाद में मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन से एंड एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत पे जो होगा मैकेनिक्स से रिलेटेड। फिर या तो ये चीज़ होना चाहिए, या आपका क्या होना चाहिए मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक किया गया है SSCL प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप जो एक्ट है इन दी ट्रेड्स जो मेंटेन्ड एबव ऊपर कहा गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर क्या चीज़ है इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए ऑब्लिक SSCL प्लस 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल्स इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक कहा गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और कहा गया कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग से, जैसे यहाँ पर कहा गया है डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन ले ऑफ ITI। नोट कहा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिग्री इन दी इंजीनियरिंग से डिसिप्लिन्स एज above will also be acceptables in lay of diploma in engineering। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या कहा गया डिग्री इन दी इंजीनियरिंग से डिसिप्लिन्स एज above will also be acceptables in lay of डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत।
देखो जैसे वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो बटा हुआ है ये चीज़ हम क्लियर यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें वैकेंसी। जैसे यहाँ जोन वाइज वैकेंसी है तो सबसे पहले देखो अहमदाबाद के अंतर्गत पे, ठीक है ना, वेस्ट रीजन के अंतर्गत की बात कही गई है। अनरिजर्व जैसे अनरिजर्व शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और टोटल एक्सेस सर्विसमैन ऐसे दिया गया। मैं टोटल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ज़्यादा देख लेना अपना कैटेगरी। तो अहमदाबाद के अंतर्गत पे 497 पोस्ट दिया गया है। और उसके बाद में अजमेर के अंतर्गत पे नॉर्थ वेस्ट रीजन और वेस्ट सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे, जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंतर्गत पे 679 और वेस्ट सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे 140 फर्स्ट, ठीक है, 140 पोस्टें दी गई है। प्रयागराज के अंतर्गत पे नॉर्थ रीजन के अंतर्गत पे 80 और नॉर्थ सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे 508 पोस्टें दी गई है। भोपाल के अंतर्गत पे वेस्ट रीजन के अंतर्गत पे 46, वेस्ट सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे 618 पोस्ट है। फिर उसके बाद में भुवनेश्वर के अंतर्गत पे जो है यहाँ पे ईस्ट जो सेंटर को जो भी रीजन यहाँ पर बात कही गई है होगी, तो ईस्ट सेंटर, जैसे ईस्ट यहाँ पर बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना, ईस्ट हो गया सेंटर जो रीजन है, को रीजन या जो भी कहा गया, तो इसके अंतर्गत 928 है। फिर उसके बाद में बिलासपुर के अंतर्गत पे जो यहाँ पर कहा गया है SCR जो साउथ ईस्ट हो गया, और उसके बाद में सेंट्रल रीजन जो यहाँ पर होगा 568। उसके बाद में चंडीगढ़ के अंतर्गत पे नॉर्थ रीजन के अंतर्गत पे 433, और उसके बाद में चेन्नई के अंतर्गत पे जो है साउथ रीजन के अंतर्गत पे क्या है 362, और उसके बाद में गोरखपुर के अंतर्गत पे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत पे 100, और उस गुवाहाटी के अंतर्गत पे नॉर्थ जो इसके अंतर्गत पे FR है, तो इसके अंतर्गत पे क्या है 30 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है, ठीक है। और उसके बाद में जम्मू श्रीनगर के अंतर्गत पे नॉर्थ रीजन के अंतर्गत पे जैसे यहाँ पर 8 पोस्ट है। और उसके बाद बात करेंगे तो कोलकाता के अंतर्गत पे दो रीजन दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर बात करेंगे तो साउथ ईस्ट रीजन हो गया और ईस्ट रीजन जैसे यहाँ पर दिया गया, तो साउथ ईस्ट रीजन के अंतर्गत 2062, और उसके बाद ईस्ट रीजन के अंतर्गत पे 458, और उसके बाद में मालदा के अंतर्गत पे ईस्ट रीजन के अंतर्गत पे 410, उसके बाद में साउथ ईस्ट रीजन के अंतर्गत पे 24 पोस्ट। उसके बाद में मुंबई की बात करेंगे तो साउथ सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे 22, और सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे 376, और वेस्ट रीजन के अंतर्गत पे 342। फिर उसके बाद में मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर होगा ईस्ट जो सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे 89, और उसके बाद में पटना के अंतर्गत पे ईस्ट जो सेंट्रल रीजन है उसके अंतर्गत पे 33, और उसके बाद की बात करेंगे तो रांची के अंतर्गत पे जो है ईस्ट सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे 33, और उसके बाद में ईस्ट सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे यहाँ पर 578, और उसके बाद की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट रीजन के अंतर्गत पे 635 पोस्ट यहाँ पर दी है। फिर उसके बाद में सिकंदराबाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर है साउथ सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे 968, और उसके बाद की बात करेंगे तो जो ईस्ट जो सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे होगा तो 533 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी है। फिर उसकी सिलीगुड़ी के अंतर्गत की बात करेंगे तो नॉर्थ जो रीजन के अंतर्गत पे टोटल एक ही दिया गया उसके अंतर्गत पे फ्रंटियर रीजन जो भी है, और 95 है। और उसके बाद की बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत पे साउथ रीजन जो यहाँ पर है तो 148 पोस्टें टोटल दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 9,970 पोस्टें दी गई है कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी, जैसे अनरिजर्व के अंतर्गत पे ये है, उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए ये, और शेड्यूल ट्राइब, और उसके बाद में OBC, EWS, फिर उसके बाद में टोटल पोस्ट है। और यहाँ पर एक्सेस सर्विसमैन के लिए, एक्सेस सर्विसमैन के लिए 1004 पोस्ट है 9,000 पोस्टों के अंतर्गत पे। तो ये चीज़ आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा ये चीज़ देख लेना, ठीक है। एक एक्ट भी कभी कभी पढ़ लो, आपका काम आ जाता है कि कौन सा एक्ट कौन सा यहाँ पर कहा गया है, रेलवे से रिलेटेड जो एक्ट है, ठीक है। कभी कभी काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है ये। लगभग 890 एक्ट है टोटल भारत में बनी हुई, तो इससे रिलेटेड वाले पर अलग अलग रीजन के हिसाब से। वैसे तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ALP असिस्टेंट लोगो पायलट के लिए, तो जो आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट रूट से मेरे द्वारा कोशिश की गई है इस वीडियो के अंतर्गत तो प्रोवाइड करने की। अगर बाई चांस अगर कोई लैंग्वेज में मिस्टेक हो जाता है, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड कर दीजिएगा और मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मेरे टारगेट था कि मैं आपको क्लियर हर चीज़ प्रोवाइड करूँ और कोई भी शॉर्ट रूप से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि वापस आपको कमेंट करने की ज़रूरत भी ना पड़े और शॉर्ट रूप से आप पूरा समझ सको। और उम्मीद करूँगा वैसे तो समझ गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए और वो फॉर्म फिल कीजिएगा जो इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।